दोस्तों, क्या छोटे प्राइस वाले डिविडेंड स्टॉक्स आपका घर खर्चा निकाल सकते हैं? क्या 40 रुपए से 200 रुपए तक के शेयर से मोटा डिविडेंड मिल सकता है? बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। तो इस इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो को पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, यहां पर हम कुछ सर्टेन स्टॉक्स एज एन एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, बट यहां पर जो भी हम डिस्कस करेंगे वो किसी तरह के रिकमेंडेशंस नहीं होंगे। सो जब भी हम डिविडेंड स्टॉक्स की बात करते हैं तो डिविडेंड स्टॉक्स दो तरह के डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं। अब एक कंपनी है, मान लीजिए कंपनी ए, वो पिछले 5, 6, 7 साल से काम करती हुई आ रही है और एक साल में वो प्रॉफिटेबल टर्न अप हो गई और ऐसे में उसने क्या किया कि अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड पास ऑन कर दिया। वहीं पे दूसरी जो कंपनी है, दूसरी कंपनी बी, जो कि पिछले 6, 7, 8 सालों से लगातार अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत डिविडेंड पे करती हुई आ रही है और कंपनी प्रॉफिटेबल है। अब ऐसे में हो गई तो दोनों की दोनों ए और बी कंपनियां डिविडेंड स्टॉक की कैटेगरी में, बट यहां पर डिविडेंड जिसने एक बार दिया है पिछले 6, 7, 8 सालों में, उसके कंपैरिजन में कंपनी बी मोर प्रॉमिसिंग दिख रही है। सो ऑल इन ऑल यहां पर डिविडेंड इनकम से पैसिव इनकम जनरेट करना कोई गारंटीड प्रॉमिस नहीं होता है। ये एक एजुकेशनल डिस्कशन है जो कि आपको डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग का रियल गणित समझाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझते हैं कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है। जो डिविडेंड हम कहते हैं, राइट, सो डिविडेंड का मतलब अब इससे आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कंपनी है कोल इंडिया। अब कोल इंडिया सर्टेन बिजनेस करती है, राइट, इसका एक अंडरलाइंग बिजनेस है। उस बिजनेस से वो सर्टेन रेवेन्यू जनरेट करती है एंड सर्टेन एक्सपेंसेस के बाद उसके पास कुछ प्रॉफिट्स निकल के आते हैं। अब कंपनी का मैनेजमेंट ये सोचता है कि भाई हम सिंस काम कर रहे हैं, हमें सिंस प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, तो क्यों ना हमारे लॉयल जो इन्वेस्टर्स हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, उनको इन प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा पास ऑन किया जाए। तो वो क्या करते हैं, कुछ सर्टेन अमाउंट वो डिविडेंड के फॉर्म में अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको पास ऑन कर देते हैं। तो डिविडेंड सिंपल लैंग्वेज में कंपनी का एक अर्निंग का हिस्सा होता है जो कि इन्वेस्टर्स को पास ऑन किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि डिविडेंड देने वाली कंपनियां बहुत ही ज़्यादा कैश रिच होती है। कभी कभी शेयर प्राइस जब गिरता है तो डिविडेंड यील्ड वहाँ पर ज़्यादा दिखने लगता है। ये सबसे बड़ी गलती जो कि हम रिटेल इन्वेस्टर मोस्टली करते हैं कि हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स के पीछे लगते हैं। अब यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल आपको कुछ कंपनियां दिखा देता हूँ जिनका कि डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है। 13, 15, 18, 12, 253% का डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, इसको हमने पिछली वीडियोज़ में अपने डिस्कस कर रखा है, जस्ट इन केस आपको नहीं मालूम है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं 3 कंपनियों के बारे में, 3 स्टॉक्स के बारे में। अब इनका डिविडेंड यील्ड हो सकता है हाई ना हो, बट यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको क्लियरली वो बातें समझ में आएंगी। तो जो पहली कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है कोल इंडिया। अब कोल इंडिया का हमने जब एग्जाम्पल लिया था आपको डिविडेंड समझाने के लिए, तो वहाँ पे हमने बताया था कि एक सर्टेन बिजनेस है, अंडरलाइंग बिजनेस होता है। किसी भी कंपनी का एक अंडरलाइंग बिजनेस होता है। ये क्रिप्टो करेंसी जैसी नहीं है कि वहाँ पर कुछ भी बिजनेस नहीं है, बट शेयर प्राइसेस बेस्ड ऑन सर्टेन डिमांड एंड सप्लाई बढ़ते जाते हैं या कम होते जाते हैं। यहाँ पर एक सर्टेन अंडरलाइंग बिजनेस होता है और उस बिजनेस से कुछ सर्टेन रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है। तो कोल इंडिया के केस में हिस्टोरिकली प्राइस रेंज और डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी रीजनेबल रहता है, यानी कि जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है डिविडेंड देने का वो कंसिस्टेंट रहा है पिछले 5, 10, 15 सालों में। एंड मोर ओवर जो कोल माइनिंग का बिजनेस होता है, राइट, वो कैश रिच बिजनेस होता है। तो सो कंसिस्टेंटली कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो कि इस बिजनेस सेगमेंट में रहती हैं, वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती रहती हैं। ठीक है, सो ये एक पीएसयू कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, डिविडेंड पे आउट हिस्टोरिकली काफी अच्छा रहा है एंड प्राइस जनरली बिगिनर्स के रेंज में रहते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट रेंज में रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क्स हैं जो जिसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सो सिंस ये पीएसयू कंपनी है, सो जो सरकार के या गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंजेस के हिसाब से कोल की डिमांड फ्लक्चुएट होती है, तो यहाँ पर कंपनियों पे असर पड़ता है। इसके साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में देखें तो रिन्यूएबल पुश से बिजनेस इंपैक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं एक बार कोल इंडिया का।
63% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स हैं, केवल और केवल 6% यहाँ पे पब्लिक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 31% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात, 27,95,663 इन्वेस्टर्स हैं यहाँ। अब ये क्या डिविडेंड से घर खर्चा चलाने के लिए है, ये तो यही जाने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बाकी आपको आगे समझ में आएगा कि डिविडेंड से घर खर्चा, जब हम एग्जाम्पल आपको समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या ऐसा वाकई में हो सकता है। सो कोल इंडिया का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड हिस्टोरिकल यहाँ पे देखें तो इट हैज़ इंक्रीज्ड डिविडेंड कंसिस्टेंटली ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है ONGC। अब ONGC किस बिजनेस सेगमेंट से बिलोंग करती है? ऑयल एंड गैस सेगमेंट्स, राइट। एंड इसका भी जो कैश फ्लो है वो कंसिस्टेंट रहा है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, एंड साथ ही साथ डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी कंसिस्टेंट रहा है। सो इसमें भी गवर्नमेंट की बैकिंग है, साथ ही साथ कैश फ्लो यहाँ पे स्टेबल है। एंड इसके साथ ही साथ जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, ऐसे में डिविडेंड्स की एक्सपेक्टेशन होती है। ये तो हो गए इनके पॉजिटिव पॉइंट्स। रिस्क की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस मोस्टली इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंडेंट रहते हैं, और रिसेंटली हमने देखा है कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। एंड इसके साथ ही साथ जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो ऐसे केसेस में प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। ठीक है, सो इससे हमें समझ में आता है कि जो कमोडिटी लिंक्ड डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं उनके प्राइसेस बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई वोलाटाइल रह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ONGC का देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो दिसंबर 2025 का डाटा देखिए, 59% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, केवल और केवल 3.5% पब्लिक, और करीब करीब 27% के आसपास यहाँ पे FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। ये जो 10% आपको डाटा दिख रहा है ये गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है। ठीक, सो इनके डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें यानी कि ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इन्होंने कोई डिविडेंड कट्स नहीं किए हैं, एंड इट हैज़ इंक्रीज्ड और मेंटेन्ड द डिविडेंड लेवल्स ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। तो जब भी हम डिविडेंड स्टॉक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें जिन कंपनी की हम एनालिसिस कर रहे होते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमें समझ में आता है कि जो डिविडेंड वो दे रहे हैं क्या ऐसे डिविडेंड देते रहेंगे या नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरी कंपनी के बारे में जो कि है NHPC। ये हाइड्रो पावर कंपनी है, एंड ये डिसेंट डिविडेंड रिकॉर्ड के लिए बिगिनर्स में काफी ज्यादा पॉपुलर है। जनरली जो इस तरह की सेगमेंट में कंपनियां होती हैं, राइट, पावर यूटिलिटीज की कंपनियां, वहां पर रेवेन्यू मॉडल जो है वो स्टेबल रहता है, एंड साथ ही साथ कैश फ्लोज भी स्टेबल रहते हैं। हालांकि पावर टैरिफ्स रेगुलेशंस ऐसे कंपनियों में मार्जिन्स इंपैक्ट कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे NHPC का अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करीब करीब 67% प्रोमोटर्स हैं, 10% के आसपास यहाँ पे पब्लिक है, यहाँ पे करीब करीब 21% के आसपास आपको FIIs एंड DIs देखने को मिल रहा है, और करीब 1% के आसपास गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है। अब सवाल ये आता है कि क्या आपका घर खर्चा केवल डिविडेंड इनकम से चल सकता है, पैसिव इनकम से चल सकता है? तो इसके जवाब को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, कोल इंडिया का एग्जाम्पल लेंगे, और उससे समझाएंगे आपको कि घर खर्चा जनरली घर खर्चा चलाने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या वाकई में घर खर्चा चल सकता है या नहीं। उसके पहले एक ऑनेस्ट आंसर आपको बता दूं कि घर खर्चा डिपेंड करता है कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड पर, साथ ही साथ डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड पर, एंड कंपनी की ओवरऑल कैश फ्लो रिलायबिलिटी पर। सो अगर आप सोचें कि 5-10 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करके किसी कंपनी में पैसिव अर्निंग कर सकते हैं, घर खर्चा चला सकते हैं, तो वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में होता क्या है कि आपको 600, 1200, 1800 रुपए ईयरली डिविडेंड तो मिल जाएगा, बट वो घर खर्चा चलाने के लिए काफ़ी नहीं होगा। ठीक, सो यहाँ पर स्क्रीन पर आते हैं और इससे समझते हैं, कोल इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं और इससे समझते हैं कि घर खर्चा अगर इनकेस चलाना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे मान लेते हैं कोल इंडिया का, मान लेते हैं 2025 में, क्योंकि लेटेस्ट प्राइसेस हम डिस्कस नहीं कर सकते एज पर रेगुलेशंस। सो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 2025 में कोल इंडिया का शेयर प्राइस 390 था, एंड डिविडेंड यहाँ पर 26 रुपए का था। अब डिविडेंड यील्ड हम कैलकुलेट करने नहीं जा रहे हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 390 को 26 से डिवाइड कर देंगे तो जितना आएगा उतने परसेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना डिविडेंड उस समय हो सकता है। ठीक, अब मंथली एक्सपेंस ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 25,000 रुपये पर मंथ का। मंथली घर खर्चा यानी कि घर चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं,
यहाँ पे हम बाकी एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, आमतौर पे जो घर चलाने के लिए खर्चे करते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ये सिटी टू सिटी डिपेंड कर सकता है, ये डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट है। बेंगलोर जैसी सिटीज़ में तो 60-70 हज़ार के ऊपर है घर खर्चा। एक नॉर्मल घर खर्चा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बट सिंस एवरेज यहाँ पे सिटीज़ की बात हम कर रहे हैं तो 25,000 रुपये मान लेते हैं घर खर्चा है। ईयरली एक्सपेंस इससे हो जाता है 3 लाख रुपए पर ईयर। ठीक, ये सिर्फ एक मैथ एक्सरसाइज है, ध्यान रखिए, ये कोई रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे हैं कि आप ऐसा ही करिए। सो यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर 26, टोटल डिविडेंड बनाने के लिए 3 लाख रुपए। अब 3 लाख को डिवाइड बाय 26 करें तो 11,538 शेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो 11,538 शेयर्स किसी को रखने होते 2025 में यहाँ पर घर खर्चा चलाने के लिए 25,000 रुपये पर मंथ का। अब इन शेयर्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, 11,538 शेयर्स उस समय 390 रुपये अप्रॉक्स, यहाँ पे एग्जांपल ले लें हम, अराउंड 45 लाख रुपीज़। क्या एक छोटा अमाउंट है? एक कॉमन फैमिली के लिए, भारतीय मिडिल क्लास की फैमिली के लिए 45 लाख क्या छोटा अमाउंट है? बड़ा अमाउंट है, राइट। सो यहाँ पर सबसे बड़ा मिथ जो कि आज आपका दूर हो रहा है वो ये है कि घर खर्चा चलाना तो पॉसिबल है, लेकिन घर खर्चा चलाने के लिए डिविडेंड इनकम से, पैसिव इनकम से कॉर्पस बड़ा चाहिए होता है। सो स्मॉल प्राइस या हाई डिविडेंड स्टॉक से मीनिंगफुल पैसिव इनकम तब बनती है जब इन्वेस्टेड कॉर्पस बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि इन्वेस्टर्स करते हैं, वो ऐसे डिविडेंड स्टॉक्स खरीद लेते हैं जिसका कि डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होता है और वो ये नहीं देख पाते कि प्राइसेस गिर रहे होते हैं। सिंस प्राइसेस गिर रहे होते हैं तो डिविडेंड यील्ड वहाँ पे बढ़ रहा होता है, तो उनको लगता है कि डिविडेंड यील्ड हाई है, चलो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सो हमेशा चेक करिए एटलीस्ट 5 सालों का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी का पे आउट रेशियो, उसका बिजनेस प्रोफाइल, उसका बिजनेस का रिस्क एंड गवर्नमेंट पॉलिसी इम्पैक्ट ऑन दैट बिजनेस। सो ऑल इन ऑल डिविडेंड इन्वेस्टिंग घर खर्चा चलाने के लिए इक्वल टू पेशेंस प्लस रिसर्च। सो अगर आपको डिविडेंड स्टॉक्स में इंटरेस्ट है तो अपना रिसर्च करिए, रिस्क को समझिए एंड अगर जरूरत पड़ती है तो फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद भी लीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी समझ में आए कि घर खर्चा का मतलब क्या होता है डिविडेंड स्टॉक से। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए।